अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अदनान देव आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको पता है कि आम रोज़ाना की ज़िंदगी में जब हम लीनियर मोशन को डिस्कस करते हैं तो लीनियर मोशन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बॉडी छोटी है और इसको हम मूव करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना बॉडी ज़्यादा एक्सेलरेट करती है और जितना फोर्स कम लगाएंगे उतना बॉडी कम एक्सेलरेट करती है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमें ये भी बात पता है कि हैवी मैस के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो कम होता है और लाइट मैस के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा पैदा होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी असल वजह यह है कि एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की और वो है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी को रेजिस्ट करता है किसी भी जो उसकी स्टेट है उसको चेंज होने में। यानी अगर जो बॉडी रुकी हुई है उसे रुका हुआ रखता है और जो बॉडी चल रही है उसे चलता रहने देता है इन द स्ट्रेट लाइन। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट रेजिस्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन। इन द सेम वे जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की तो सर्कुलर मोशन में भी ऐसी ही एक टर्म होती है जो सर्कुलर मोशन के अंदर चलने वाली बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है उसे कंट्रोल करती है। वो प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की जो लीनियर मोशन में बॉडी के एक्सेलरेशन को डील करती है या लीनियर मोशन में जो बॉडी का एक्सेलरेशन है उसे कंट्रोल करती है। यानी मैस कम है तो एक्सेलरेशन कम ज़्यादा पैदा हो रहा है और अगर मैस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होता है, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। लेकिन यही जो प्रॉपर्टी जब हम सर्कुलर मोशन में स्टडी करते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो या किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमें सर्कुलर मोशन में किसी बॉडी को रखती है। और अगर ये सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी चल रही है तो उसे चलते रखेगी और अगर वो कोई बॉडी अगर फॉर एग्जांपल रुकी हुई है तो उसे रुके रखेगी। यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल अदा करती है जो रोल लीनियर मोशन में मैस अदा करता है। अगर हम बात करें किसी भी सर्कुलर मोशन के हवाले से बात करते हुए, लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। जिस सर्कल का सेंटर है हमारे पास O और लेट्स से रेडियस है R। लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट P है और ये पॉइंट P सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अब जैसे ये बॉडी यहाँ से मूव करेगी हमें मजबूरन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और इस फोर्स की वजह से बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। जो फोर्स हमारे पास आपको पता है क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं बॉडी को मूव करने के लिए तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ma। इसमें जो फोर्स लगाया वो लीनियर फोर्स लगाया, मैस लीनियर मैस है और a जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ पे है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाएंगे इसलिए हम एक्सेलरेशन की इस वैल्यू को हम सर्कुलर मोशन की फॉर्म में यानी एंगुलर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए a r अल्फा पुट कर देते हैं। अगर हम a r अल्फा पुट करें तो f का क्या फार्मूला हो जाएगा जी, देयरफॉर f m a की जगह r अल्फा। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द फोर्स इन टर्म ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगी। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि एक अंदर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, वो बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है। तो वो फोर्स जो यहाँ पे जो बॉडी है उसके अंदर कर्व डालती है, उसको रोटेट करती है, उसके लिए हमने एक टर्म इस्तेमाल की है। वो कौन सी फोर्स होती है, उस फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं। तो यूं इस फोर्स की वजह से जब बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो इसकी वजह से टॉर्क पैदा होगा और जिस टॉर्क का फार्मूला होता है R into F। अगर मैं R को इधर ही रहने दूं और F की ये वाली वैल्यू पुट कर दूं mr अल्फा तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा mr² अल्फा। दिस इज फार्मूला फॉर द टॉर्क। ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है इन टर्म ऑफ फोर्स। यानी क्या यूं कह सकते हैं कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ है इन केस ऑफ लीनियर मोशन। तो सिर्फ सेम उसी जैसी कंडीशन में दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ एंगुलर मोशन। तो ये बिल्कुल दोनों एक जैसी हैं। देखिए ये टॉर्क क्या है, वो फोर्स होती है, हमने पढ़ा हुआ है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है और यहाँ पे हमारे पास है। तो ये दोनों एक ही किस्म की इक्वेशंस हैं, ये लीनियर मोशन के लिए अप्लाई होती है और ये सर्कुलर मोशन के लिए अप्लाई होती है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2
तो मुझे पता चलता है कि देखें, ये लीनियर फोर्स, ये एंगुलर फोर्स, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, लीनियर एक्सेलरेशन ये देखें, ये लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये लीनियर फोर्स, ये एंगुलर फोर्स। तो इसका मतलब है ये अगर बात करें तो ये हमारे पास जो चीज बन जाएगी, तो अगर ये लीनियर मास है तो दिस इज एंगुलर मास, एंड दिस एंगुलर मास व्हिच इज इक्वल टू mr² इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि mr² ये हमारे पास क्या बन जाएगा, mr² इज बेसिकली इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से डिनोट करते हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इसकी सिग्निफिकेंस लिखना चाहूं, इसकी अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वही सिग्निफिकेंस है, इट प्ले द सेम रोल एंड एंगुलर मोशन as mass play and linear motion। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप देखें तो इसका फार्मूला mr², यानी हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली मास और रेडियस या मोमेंट r के स्क्वायर के बराबर आता है। इसी तरीके से यहां से अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को अगर कंसीडर करें तो यहां से आप टॉर्क की एक नई डिफिनेशन भी ले सकते हैं। टॉर्क की डिफिनेशन क्या हो जाती है, टॉर्क इज इक्वल टू, इस सारी चीज को हमने I बोल दिया और ये बन गया अल्फा। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ टॉर्क इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं कह सकता हूं कि टॉर्क जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये भी टॉर्क की नई डिफिनेशन है, जो आज से पहले आप r क्रॉस f पढ़ा करते थे, अब हमारे पास I इनटू अल्फा में बन जाता है। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अगर हम यूनिट को देखें तो इसकी जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, आप देखिए मास की यूनिट हमारे पास कितनी होती है, मास की यूनिट किलोग्राम और रेडियस की हो जाती है मीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर हम इसकी डायमेंशन देखें तो मास की डायमेंशन m और मीटर जो है ये लेंथ की डायमेंशन में आती है। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये क्या बन जाएगी, डायमेंशन बन जाएगी, और ऊपर इसकी ये हमारे पास यूनिट बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये डायमेंशन है ml², ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी। अब ये सारा जो हमारा टॉपिक था, इसमें ये पॉइंट P है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। अगर पॉइंट P के बजाय एक रिजिड बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो लेट्स से हमारे पास कोई भी एक इर्रेगुलर बॉडी है और ये उसका कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। अब जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो लाजिम बात है जब बॉडी रोटेट करेगी तो इसके जो मास होगा उसके लिए लफ्ज हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन यहाँ पे कोई एक नुक्ता मूव नहीं कर रहा, बल्कि ये जो रिजिड बॉडी है ये बेशुमार मैसेज पे मुश्तमिल है। तो लेट्स से इसके अंदर बहुत सारे मैसेज है, m1, m2, m3, m4, और ये सारे के सारे मैसेज m1 का फासला r1 पे है, m2 का फासला r2 है, m3 r3 फासले पे है, m4 r4 फासले पे है, और अप टू सो ऑन mn। ये हर मैस डिफरेंट फासले पे है फ्रॉम द सेंटर। सिर्फ यहाँ पे नहीं मैसेज है, हर जगह पे आप हर एटम को एक डिफरेंट मैस तस्वर कर दें और ये सोचिए कि जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो हर मैस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जब ये ऐसा होगा तो हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखना चाहें तो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ऐसी सूरत है फॉर रिजिड बॉडी के लिए, फॉर रिजिड बॉडी। अगर आपको ये नहीं आइडिया कि रिजिड बॉडी होती क्या है, तो कोई भी ऐसी बॉडी जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी अपनी शेप को डिफॉर्म न करे, उसकी शक्ल जो है वो शेप चेंज ना हो, तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। आम रोजाना की जिंदगी में हम कह सकते हैं कोई भी हार्ड बॉडी, जिस तरह मेरे हाथ पर डस्टर है तो ये रिजिड बॉडी है, लेकिन अगर मैं इसकी इस साइड को देखूं तो ये दबने हो रहा है, फोर्स लगने से ये डिफॉर्म हो रहा है, तो ये वाली साइड जो है वो रिजिड नहीं है। तो मतलब लकड़ी, ये मार्कर आप देख रहे हैं ये रिजिड है, तो इस तरह की कोई भी शेप
मैंने इरेगुलर रिजिड बॉडी ली है। तो इसमें अगर हम टोटल सारी की सारी बॉडी जो बहुत सारे मैसेज पे मुश्तमिल है, अगर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हमारे पास आई टोटल। पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला लिखा है हमने? m r²। पहली बॉडी का मास है m1 और फासला r1, m1 r1², m2 r2² और आपको सॉल्व टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो ये लिखा m1 r1² प्लस m2 दूसरी बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया, प्लस तीसरी बॉडी के लिए m3 r3² प्लस डेरिवेटिव प्लस mn rn²। जितने भी मैसेज है सबके सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करते हैं और इसको सबके सब सम हो रहे हैं तो इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिख देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा m r²। यहाँ पे देखिए m के साथ 1 1 m और r के साथ 1 1 है तो हम अपनी तरफ से i लिख देते हैं। i की जो सबसे कम वैल्यू है वो नीचे लिखी जाती है सिग्मा के और जहाँ तक ये i की वैल्यू जा रही है मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ऊपर लिखी जाती है। जितने नंबर ऑफ मैसेज आप समझते हैं रिजिड बॉडी के अंदर मौजूद है तो ये दिस इज द फार्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। तो m r², यहाँ पे m r² का मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड आपको पता होगा, ये समझ आ गई होगी। मैं सिंपल सी 3-4 पॉइंट बता देता हूँ कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला m r²। ये किसी कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सर्कुलर पाथ में है तो ये m r² होता है। अगर डिस्क है तो डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है या डिस्क होगी या सिलेंडर, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला डिफरेंट है। हमारे पास रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिफरेंट होती है। रॉड होगी ये कोई भी लेंथ वाली चीज है और इसी तरह रेक्टेंगल, ऐसी रेक्टेंगल जिसकी लेंथ a है और विड्थ b है तो इनके लिए डिफरेंट फार्मूला है। मसलन सिलेंडर वगैरह के लिए हमारे पास होता है 1/2 m r²। डिस्क के लिए होता है 1/12 m l², l for the length and m is the mass of the rod। रेक्टेंगल के लिए अगर फर्स्ट करें तो उस रेक्टेंगल की लेंथ a है और विड्थ जो है वो हमारे पास b है तो हमारे पास हो जाएगा m, हमारे पास उसका mass हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि उसकी क्योंकि आपको पता है एक लेंथ उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी a और एक लेंथ आ जाएगी b। तो ऐसी सूरत है क्योंकि रेक्टेंगल इस तरह का होता है, ये a साइड है ये b साइड है तो अगर एक लेंथ होती तो 1/12 m l², लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ है a² और दूसरी लेंथ है 1/12 m b²। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1/12 m कॉमन कर दें a² प्लस b², where a and b is the length and width of the rectangle। और इसी तरीके से एक और है स्फीयर के लिए। स्फीयर के लिए हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 m r²। दिस इज फॉर द स्फीयर। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।